Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. 9 साल की एक लड़की अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। दरअसल इस घर के अंदर सिर्फ दो ही सदस्य रहते हैं, एक माँ और एक बेटी। बेटी की उम्र 9 साल के आसपास है और माँ लगभग 33 साल के आसपास। बेटी रोज स्कूल जाती थी, माँ अपनी ड्यूटी पर जाती थी। ड्यूटी से उस रात अब वो आई नहीं, इसीलिए लड़की परेशान थी। अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे ही बेटी का सब्र का बांध टूट रहा था। आखिरकार रात के जब 1 बज जाते हैं, वक्त जब 1 और 2 के आसपास का वक्त हो चला था, तब वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब उसके रोने धोने की आवाजें जब पड़ोस तक पहुंची तो पड़ोसी पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तो वो अपनी पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि मेरी माँ काम से आज वापस नहीं आई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार क्या करूँ। उस रात न वो खाना खाती है, न ही ठीक से वो सो पाती है। पड़ोसी उसे तसल्ली देते हैं और उसकी माँ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। कोई संपर्क नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि दिन निकलने दो, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। दिन निकल जाता है, उसके बाद फिर उसकी जो महिला माँ होती है, उसके परिवार वालों ने, यानी कि इस बच्ची के ननिहाल वालों ने, उससे संपर्क साधा जाता है और उस महिला को ढूंढने की हर चंद कोशिश की जाती है। कई दिनों के बाद आखिरकार वो महिला मिल जरूर जाती है, लेकिन जिस रूप में वो मिलती है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शरीर मिलता है कंकाल के रूप में और वह मर चुकी थी। जब यह पता चलता है कि इसका रेप हुआ है और रेप के बाद इसकी हत्या कर दी गई है, ठीक वैसे ही कहानी याद आती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर, जो फिलहाल कुछ दिनों से ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। ठीक वैसे ही इस 9 साल की बच्ची की मां के साथ क्या हुआ है, हर कोई यही जानना चाहता है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस 9 साल की बच्ची की मां के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं वसीम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक 33 साल की नर्स रहती है। नर्स 30 जुलाई 2024 की वह शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जाती है। दरअसल वो उस हॉस्पिटल में नौकरी करती है। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर की एक हॉस्पिटल के अंदर उसका जो घर है वो उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक शहर है बिलासपुर, और उसी का ही एक इलाका लगता है डिब्बा डिबा। दरअसल इन दोनों की जो दूरी है, जो रुद्रपुर की और डिबा की, लगभग 19 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। महिला रोज अपने घर से जाती है। घर से जाने के बाद वापस वो शाम को ड्यूटी करके लौट आती है। घर पर उसकी बेटी इंतजार कर रही होती है, लेकिन 30 जुलाई 2024 को वापस लौटकर वो आती ही नहीं है। तो बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रात उनकी रो रो कर गुजरती है अपनी माँ की याद में कि माँ कब आएगी, कब नहीं आएगी। पड़ोसियों को सूचना मिलती है। पड़ोसी इस बात की जानकारी उस 9 साल के बच्ची के ननिहाल वाले को देते हैं, और वो ननिहाल वाले जब उस बेटी को हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो आखिरकार उस 9 साल की बच्ची की जो मौसी होती है, वो मौसी सीधा पहुंच जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन, यानी कि रुद्रपुर। वहां कोतवाली में जाती है और जा करके कहती है कि जो उसकी बड़ी बहन है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करती है नर्स के रूप में। अब वो घर नहीं आई है, उसको ढूंढने की कोशिश करो, उसकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे ही यह बात बताई जाती है तो रुद्रपुर कोतवाली ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से शायद इस मामले को लेना चाहिए था। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। उस लड़की को तसल्ली दी जाती है। कुल मिलाकर के मामला अपनी रिपोर्ट दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस अपने जैसे हर मामले को बहुत ही असलियता के साथ लेती है, ठीक वैसे ही इस मामले को भी वो ले लेते हैं। वो लड़की अशांत नहीं बैठती है। अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए अपने परिवार के साथ जिन जिन रास्तों से वो गुजरती थी उन रास्तों पे वो जाती है और आसपास के हर जगह को, हर इलाके को खंगालने की कोशिश करती है, ताकि वो लड़की, यानी कि उसकी बड़ी बहन, किसी तरकीब से मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे करके एक सप्ताह गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। आखिरकार 8 अगस्त 2024 की शाम 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस को फोन पहुंचता है। जब पुलिस को फोन करा जाता है तो उसने कहा जाता है कि आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आना है और आपको लेकर के कहीं चलना है।
दरअसल एक लाश मिली है और देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लाश आपके ही रिलेटिव की हो, यानी आपके ही बहन की हो। वैसे जैसे ही यह बात सुनती है तो वो कहती है ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। परिवार के अब लोग उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां वसुंधरा मार्ग लगता है, एक वसुंधरा रोड लगता है। उस वसुंधरा रोड पर झाड़ियां होती है। रोड के बिल्कुल एकदम किनारे पर जाकर के देखते हैं तो बड़ी बड़ी झाड़ियों के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश बिल्कुल कंकाल के रूप में पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब जैसे ही उसकी जितनी भी जरूरत की चीजें थी, उसकी जो पर्स थी, उसके जो कपड़े थे, जब वो भी सामने रखे हुए थे, उनको देखा जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि उन कपड़ों के आधार पर तो यह लाश जो है उनकी बेटी की है, उनकी बड़ी बहन की ही लाश है। सबको सब जब लाश को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, बाकी उसकी जो बॉडी थी जो दिख रही थी वो कंकाल बन चुकी थी। उसको देखकर पुलिस वालों ने ऐसा भी बताया, ऐसा दावा किया जा रहा था कि परिवार वालों से कहा कि इसकी लाश को गलाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। किसने इस केमिकल का इस्तेमाल किया है, किसने इसकी हत्या की है, अब कई तरह के सवाल खड़े थे। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता था और सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे उस मरे हुए जो नर्स होती है, नर्स के परिवार के लोग। क्योंकि वो इतना जानते थे कि कई दिनों से उनकी तलाश लगातार कर रहे थे। इस बीच जो नर्स के परिवार के लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी आता है, क्योंकि पुलिस ने शायद इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें डांट डपट कर फटकार कर किसी तरीके से शांत कर दिया और वहां से जाने के लिए कहा कि ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सकेगा हम तलाश करेंगे। अब शायद पुलिस की नींद टूटी थी। अब शायद पुलिस ने इस मामले को ढूंढना शुरू किया कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या परेशानी है। 8 तारीख को जैसे ही 8 अगस्त को उनकी लाश जो है, नर्स की लाश मिलती है। आखिरकार लगभग 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे थे उस रुद्रपुर से लेकर के और इस बिलासपुर के रास्ते में जहां जहां से वो महिला गुजरी थी, उन 500 कैमरे में से एक कैमरा ऐसा था जहां पर नर्स दिखाई देती है, ई रिक्शे पर जा रही है। ई रिक्शे से जैसे ही उतरती है तो एक शमशान रास्ते की तरफ, पूरे ही सुनसान रास्ते की तरफ, यानी कि वसुंधरा मार्ग की तरफ वो जा रही थी। इसी बीच पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। अब वो अनजान व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, यह कई तरह के सवाल थे। अब पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी। साथ ही जो महिला का मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर वो काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उस नर्स का मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसे सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। अब यह देखने के लिए कि आखिरकार उसका नंबर चल कहाँ रहा है और कहाँ नहीं चल रहा है, तो पता चलता है कि नंबर तो उसका चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और बीत जाता है तो पता चलता है कि उसका नंबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक थाना लगता है शाही, और शाही का ही एक गांव है रसाल पट्टी। दरअसल यहाँ पे खुशबू नाम की एक महिला रहती है। पता चलता है कि नर्स का जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर इस खुशबू नाम की महिला ने अपना सिम कार्ड डाला हुआ था। अब जैसे ही पुलिस इसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी तो खुशबू को कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ मामला है। अब पुलिस यहाँ पर आएगी तो वो अपने पति को बताती है। उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र से कहती है कि तुमने मुझे जो मोबाइल दिया था उसी मोबाइल पर एक फोन आया है, पुलिस वाले बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी खुशबू को लेकर के वहां से भाग जाता है। पुलिस के लिए एक रास्ता था कि नर्स की जो हत्या हुई है, जो कत्ल हुआ है, इतना भयानक रूप से उसको मारा है, तो शायद यहाँ से खुशबू के पास जो मोबाइल मिला है धर्मेंद्र के पास, धर्मेंद्र है जो भी है, इनसे पूछताछ की जाएगी और यहाँ से कुछ रास्ता आगे की तरफ निकाला जाएगा। अब पुलिस ने इसे तलाश करना शुरू कर दिया। करीब करीब 8 दिन का समय बीत जाता है। अब 8 दिन के समय बीतने के बाद आखिरकार राजस्थान के बारे में बताया जाता है कि जोधपुर में उसकी लोकेशन पाई जाती है। धर्मेंद्र की लोकेशन मिल जाती है, खुशबू की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस आखिरकार यहाँ उसे पकड़ने के लिए जाती है, पकड़ती है। पकड़ करके जब वापस देहरादून लेकर के आती है और देहरादून लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास यह मोबाइल कहाँ से आया, उस नर्स का मोबाइल लेकर के अंदर तुमने अपना सिम कार्ड कैसे डाला, तो पता चलता है कि इस खुशबू से पहले इस मोबाइल का इस्तेमाल धर्मेंद्र कर रहा था और धर्मेंद्र ने ही अपनी पत्नी को दिया था कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं कुछ और कर लूंगा। जब इस तरह की बात थी तो पत्नी भी खुश हो जाती है, लेकिन यह पता नहीं था कि जिसके मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका तो कत्ल हो चुका है, वो भी बहुत भयानक रूप से। आखिरकार जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो जवाब नहीं दे पा रही थी खुशबू। तब धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो धर्मेंद्र ने एक कहानी सुनाई। तो कहानी ये सुनाता है
तो उस दिन जिस दिन की यह घटना होती है, यानी कि 30 जुलाई 2024 की यह बात है, जब ये रात के लगभग 8:30 या 8 बजे के आसपास का वक्त था। ई रिक्शा से जब ये उतरती है तो वो एक सुनसान एरिया की तरफ जा रही थी। तभी उसके दिमाग में आता है कि इसके पास कुछ पैसे वैसे भी होंगे, इसके पास मोबाइल होगा, जरूरत की चीजें होंगी, वो उसे छीन करके लेकर के यहाँ से भाग जाएगा, यानी कि वो लूट की घटना को अंजाम देगा। धर्मेंद्र जो होता है, धर्मेंद्र का एक जफरपुर का एक जगह लगती है, वहां पर एक गेहूं की फैक्ट्री होती है। गेहूं की फैक्ट्री में वो मजदूरी का काम करता है। इससे पहले भी एक आर्म्स एक्ट के मुकदमे में उस पर कार्रवाई हुई थी, और जो भी पुलिस ने उसे जेल वेल भेजा था, इधर उधर की काम किया था, और पुलिस ने उसे जेल वगैरह भेजा था। लेकिन जैसे ही उसकी नर्स के पीछे वो जाता है, तब उसे बिल्कुल सुनसान रास्ता मिलता है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, वो तुरंत ही उसे पकड़ता है। इस तरह की घटना का पुलिस खुलासा करती है, उससे पूछताछ करती है, तो उससे पकड़ता है। और उस नर्स ने जब उसका विरोध किया, और विरोध कुछ इस तरह से किया, नर्स बताती है कि वो ताकतवर होती है, लेकिन वो धर्मेंद्र जो होता है वो मजदूर होता है, उसका शरीर थोड़ा सा उसके मुकाबले हल्का था, लेकिन वो नर्स पर भारी पड़ जाता है। और नर्स को वो इसका जो सर है वो बुरी तरीके से पटकता है। जैसे ही जमीन में पटकता है, वो विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। इसी बीच उसकी नीयत, यानी कि धर्मेंद्र, उस मजदूर की नीयत उस नर्स को देख करके खराब होती है। उसको वो अंदर झाड़ी की तरफ लेकर के जाता है, उसके साथ वो मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद जब वो बेहोशी जैसी हालत में हो जाती है, तो वो उसका बलात्कार करता है। और जब बलात्कार करता है, तब उसे तसल्ली नहीं हो जाती है, उसने उसे पूरी संतुष्टि हो जाता नहीं होता है, तो उसके बाद फिर वहां से जब जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे पता था कि शायद इस बात का कहीं ऐसा न हो कि खुलासा हो जाए, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। तब उसने उसका दुपट्टा, जो भी उसके पास चुन्नी वगैरह था, उस चुन्नी से उसने उसका गला दबाया, और गला घोंटने के बाद वो यहाँ से उसका मोबाइल वोबाइल लेकर के निकल जाता है। उसके पास जो भी जरूरत की चीजें थी जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था, वो आराम से यहाँ से लेकर के निकल जाता है। अपनी पत्नी के पास जाता है, 2-4 दिन वो उस मोबाइल का वो खुद इस्तेमाल करता है, बाकी वो अपनी पत्नी को दे देता है उसके बाद, और कहता है कि तुम ही इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो यह बात कहीं न कहीं परिवार वालों के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस झाड़ी में यह शव मिला था, जिस झाड़ी में लाश मिली थी, तो परिवार के लोगों ने उस झाड़ी में भी जाकर के देखा था। लेकिन जिस इलाके में वो जिस रास्ते पे झाड़ियां थी, झाड़ी में शव था, उस रास्ते से लोगों का आना जाना भी होता था, लेकिन किसी को दुर्गंध नहीं आती थी। 8 दिन तक किसी को दुर्गंध ही नहीं आई, और वो लाश लाश न रह के कंकाल का रूप धारण कर लेती है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि केमिकल का इस्तेमाल किया है। अगर केमिकल का इस्तेमाल किया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब नहीं आया है, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल किया है, तो वो मजदूर केमिकल कहाँ से लेकर के आया, उसकी लाश को गलाने के लिए तब कई तरह के सवाल वहां पर खड़े होते थे, जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस नर्स के साथ हुआ क्या है। तो परिवार के लोगों ने जब पुलिस से संपर्क साधा, तो मामला 2 राज्यों से जुड़ जाता है। नौकरी करती है उत्तराखंड प्रदेश का जो जिला होता है उधम नगर से, उसके ही शहर का एक रुद्रपुर में, और रहती है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के बिलासपुर का एक इलाका लगता है डिब्ब, वहां रहती है। 2 राज्यों से ताल्लुक होता है इस केस की। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पर टाल रही थी, और दूसरे राज्य की पुलिस उस राज्य पर टाल रही थी। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, आखिरकार उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। पुलिस का व्यवहार बताया जाता है कि इस परिवार के प्रति अच्छा नहीं है, परिवार की कोई सुन नहीं रहा है, और उन्होंने बार बार कहा कि साहब, यहाँ एक ऐसा लगता है कि इसकी हत्या कहीं दूसरी जगह की गई है, तो आपने तो सिर्फ जिसके पास मोबाइल मिली है उसी की पूरी तरह से इस केस को उसी में उलझा दिया है, फंसा दिया है। हो सकता है कि इसके अंदर हॉस्पिटल का कुछ न कुछ रोल रहा हो। आप इस मामले को सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मामले की जांच सीबीआई को दे दिया जाए, हो सकता है तो वो कुछ करे। खैर, अभी तक की फिलहाल जानकारी में ये चीज यहीं तक साबित हो पाई है। आगे इस केस की जांच सीबीआई करती है कि नहीं करती है, ये तो खैर अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बाकी अगर इस केस में कुछ नया अपडेट निकलता है, तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। यही तक थी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।